जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ रहे थे दूसरा पार्ट में हम लोग को पढ़ना श्वसन के बारे में। और श्वसन से संबंधित हम लोगों ने जीव जंतुओं में श्वसन, मछलियों में श्वसन, कीट पतंगों में श्वसन, आपको पेड़ पौधे में श्वसन, इन सब के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो छोटा छोटा वीडियो होगा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसको आप अवश्य देख ले। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन तंत्र और मनुष्य में श्वसन। यह लास्ट इसका टॉपिक हमारा होगा श्वसन तंत्र का। इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ अंततः मैट्रिक 2025 का बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपको कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर का लगातार प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड करते जाएंगे और उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप उसको देख करके लिख भी सकते हैं या आपको इच्छा हो तो हमारा नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, हम वहाँ पे आपका हैंड राइटिंग नोट्स या प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए देर न करते हैं, समझते हैं मानव में श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन की क्रिया मनुष्यों में कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ऊर्जा कैसे हम लोग को बनता है, इस टॉपिक से आज क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मानव में श्वसन तंत्र में जो श्वसन के लिए जो अंग होता है ये देखिएगा। मानव में श्वसन हम लोग दो तरह का होता है, एक बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन जो अंदर कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये मानव में श्वसन बाहरी श्वसन रूप से देख रहे हैं। देखिए अंग में कौन कौन श्वसन होता है। तो पहला होता है नासा छिद्र। दूसरा अंग होता है नासा कपाट। तीसरा अंग होता है फायरिंग्स, देखेंगे इसको फायरिंग्स। उसके बाद चौथा होता है लैरिंग्स। उसके बाद होता है ट्रैकिया। उसके बाद ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंक्यूलिस। उसके बाद होता है एलुवली। ध्यान दीजिएगा, इतना हम लोगों का बाहरी श्वसन में श्वसन का अंग है। पहला है नासा छिद्र। ये नासा छिद्र आपको नाक होता है, उसमें दो छोटे छोटे सुराग होते हैं, उसी को बोलते हैं नासा छिद्र। दूसरा है नासा कपाट। ये ऊपर में इसको नासा कपाट बोलते हैं या इसको बनास भी बोलते हैं। कभी कभी ज़्यादा धूप के कारण या चोट लगने के कारण इससे खून बाहर आ जाता है, तो इसमें इसी को हम लोग नासा कपाट बोलते हैं। ये है फायरिंग्स को बोलते हैं ग्रसनी। इसी को फायरिंग्स को या ग्रसनी बोलते हैं। फायरिंग्स या ग्रसनी इसी को कहते हैं। अगला है लैरिंग्स को स्वर यंत्र या श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी या लैरिंग्स कहते हैं। अगला है ट्रैकिया। फिर उसके बाद ब्रोंक्यूलिस, एलुवली। अब ध्यान दीजिएगा, हम फिगर में नासा का छिद्र और नासा कपाट, फायरिंग्स और लैरिंग्स को नहीं दिखा सकते हैं, ये अंदर होता है। इसको बनाने में हमको फिगर थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, नासा छिद्र देख लिए आप लोग, ये दो नाक का सुराग है, ये नासा कपाट हो गया। इसके अंदर जाएंगे तो फायरिंग्स हो गया। उसको बोलते हैं हल्लक, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होता है, यही इसको ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद है लैरिंग्स, इसको बोलते हैं श्वसनी लैरिंग्स को। ये है ट्रैकिया, यही है ट्रैकिया। ये फिगर दिखाया गया है, ये ट्रैकिया का फिगर हम दिखाए हैं। ये है ट्रैकिया, इसको सीधे यहाँ से फिगर दिखाए हम ट्रैकिया से। इतना फिगर में अंदर है ट्रैकिया। ये है ब्रोंकाई। जब ट्रैकिया दो भागों में बट गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहलाएगा ब्रोंकाई। यहाँ ये दोनों ब्रोंकाई दो भागों में बट, यानी ट्रैकिया दो भागों में बट गया, तो इधर एक ब्रोंकाई, इधर ब्रोंकाई। उसका होता है ब्रोंक्यूलिस। ये अन्य बट गया, ये दिखाई दे रहा है, ये रास्ता पाइप की तरह, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलिस। इसमें भी देखिए इधर बट गया है, इधर बट गया, ये बट गया, ये है ऐसे रास्ते हैं, ये सब ब्रोंक्यूलिस बोलते हैं। अर्थात ये ब्रोंकाई ही कई भागों में बांटे होते हैं, ये ब्रोंक्यूलिस के रूप में। अगला है एलुवली, या इसी को बोलते हैं वायु कोष्ठक। एलुवली या वायु कोष्ठक, ये गोल गोल संरचना को दिखाई दे रहा है, गुब्बारे की तरह ये संरचना दिखाई दे रहा है, इसी को एलुवली या वायु कोष्ठक बोलते हैं। यही है एलुवली या वायु कोष्ठक।
तो फिगर में आप देख लिए होंगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस और एल्वियोली को। और ये फिगर वास्तव में देखिए नाक का छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग्स और लैरिंग्स दो अंदर होता है, एक को बोलते हैं ग्रसनी, एक को बोलते हैं श्वसनी। अब हम लोग वायुमंडल से श्वसन करते हैं, तो नासा छिद्र से श्वसन करते हैं। नासा छिद्र के पास, नासा छिद्र में ही या नासा का पार्ट में ही यहाँ पे एक म्यूकिस नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो वायुमंडल से आने वाले धूल कणों को अपने में चिपका लेता है, गंदगी को, वायरस को चिपका लेता है, और बाल होते हैं जो रोकने का भी काम करता है। उसके बाद फायरिंग्स, नासा का पार्ट, नासा का पार्ट फायरिंग्स हो जाता है। लैरिंग्स में इस समय कोई काम नहीं, तो सीधे हवा जाता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया में हवा आने के बाद से सीधे दो भाग में बढ़ता है, एक इधर एक इधर। और यहाँ ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में आता है, ये ब्रोंकाई हो गया। उसके बाद ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोली तक। अंततः वायुमंडल से लिया गया ऑक्सीजन हवा एल्वियोली तक आता है। एल्वियोली, इसी को बोलते हैं वायु कोष्ठक या एल्वियोली। यह हमारे फेफड़ा में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत संख्या में, लगभग 3 लाख की संख्या में यह एल्वियोली पाए जाते हैं। लगभग 3 लाख, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं। यह एल्वियोली के पास अंततः हवा आता है या ऑक्सीजन कहे तो आता है। आइए हमारे पास ये फेफड़ा है, और फेफड़ा एक झिल्ली से बंद होता है। इस झिल्ली को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली। प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली, याद रखिएगा, प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली यानी जिस झिल्ली से फेफड़ा बंद होता है या घिरा होता है, उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली। इसी में देखिए, यहाँ से ये रास्ता है दिखाया जाए, इसमें हमारा ऑक्सीजन होता है, ये रक्त होता है, रक्त आकर घूमते रहता है, ब्लड। यहाँ पे रक्त आता है, रक्त, इस नली में रक्त घूमता रहता है। रक्त यानी खून, और खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, Hb। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये घूमता रहता है, तो इस एल्वियोली से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देता है। ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। यही हीमोग्लोबिन करता है। जब यह हीमोग्लोबिन Hb कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा तब, जब यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम लोगों को देखा कि हीमोग्लोबिन ये फेफड़ा के पास से, प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली के पास से ऑक्सीजन को उठा कर ले गया, उठा के ऑक्सीजन के अणु को ले गया हीमोग्लोबिन, और ले जाने के बाद से वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाया। और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे कोशिका के अंदर ले आता है। कहाँ लेता है? कोशिका में। ध्यान देगा, कहाँ ले गया? ऑक्सीजन को ले गया कोशिका में, और कोशिका ने पहले कोशिका द्रव में ले गया, पहले कोशिका द्रव में लेता है। उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ले आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ले आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा कर ले गया कोशिका में ले गया कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में क्या होता है? ये कोशिका द्रव में जो हम लोग खाना खाते हैं, तो उसका जो अंततः अणु होता है ग्लूकोज के रूप में होता है। यह ग्लूकोज में यह अणु क्या होता है? टूटता है, और टूटने के बाद से यहाँ पायरुवेट बनता है। पायरुवेट या इसी को पायरुविक एसिड बोलते हैं। पायरुवेट बनता है कहाँ? कोशिका द्रव में। अर्थात यहाँ ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, जिस क्रिया से ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूटने के बाद से पायरुवेट बनता है। ऐसे में यहाँ कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा, और ग्लूकोज टूटने के बाद से यह पायरुवेट में बदल जाता है। यह ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है। ग्लूकोज कहाँ से गया? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। हम लोग खाना खाते हैं तो पचता है, अंततः वह अवशोषण के बाद अंततः वह ग्लूकोज में ही बदलता है, और ग्लूकोज वही यहाँ पे रहता है और देखता है कि ऑक्सीजन कब आता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर आता है, तब वह कोशिका द्रव में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपने से रिएक्शन करता है, और वहाँ उसको ऑक्सीकृत करता है, जिससे ही हम लोग, जिसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रिया, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में बदल गया। और यह पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद से यह ऊर्जा बनता है। यहीं से यह पायरुवेट बनकर एटीपी मिलता है, और एटीपी में ऊर्जा
बदलता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है और 38 एटीपी मिलकर कि एक ऊर्जा का 38 एटीपी मिलता है तो एक ऊर्जा मिलता है। तो हम लोग समझ गए, ये हमारे पास ऑक्सीजन लेकर आया था एलुअली वायु कोष्ठक से, ले गया कोशिका में, कोशिका के पास ले गया कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में एक ऑक्सीजन और ग्लूकोज के साथ क्रिया हुआ, उस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहेंगे। इस क्रिया में पायरुवेट टूटता है, पायरुवेट टूटने के बाद से ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटने के बाद से पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट के बाद यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा यहाँ पे ऊर्जा बनता है और एटीपी के रूप में बनता है, और इसी से हम लोग ऊर्जा से काम करते हैं और अन्य जगहों पर यह ऊर्जा को पहुँचा दिया जाता है। तो इसलिए श्वसन मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। खाना खा लिए लेकिन वह तो पचा, बचने के बाद वह ग्लूकोज बना। जब तक श्वसन की क्रिया नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से ही यहाँ पे कोशिका द्रव में पायरुवेट बना, और यही पायरुवेट यहाँ जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलाया, और क्रेब्स चक्र चला के एटीपी का निर्माण किया, और एटीपी ही ये ऊर्जा का रूप कहते हैं। इसी को पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो हम लोग देख लिए किस तरह से मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है, इसके बारे में से। देखो, श्वसन की क्रिया में ज़्यादा मदद करने वाला ये होता है डायफ्राम। यह है, इसी को मांस संरचना होता है डायफ्राम। इसकी संरचना नहीं बताया इसका काम। ये डायफ्राम क्या होता है? मांस का संरचना होता है, मांस का संरचना। इस तरह से फेफड़ा के दोनों फेफड़ा को टच करता है, और इसी के ऊपर डायफ्राम रुकाता है। डायफ्राम ऊपर क्यों आता है? सांस जब हम लोग हवा तीरते हैं डायफ्राम ऐसे होता है, फिर डायफ्राम कहता है छोड़िए छोड़िए, फिर सीधा हो जाता है, छोटे सीधा हो गया, फिर ऊपर करते हैं, फिर सीधा करता है, हो जाता है। यही डायफ्राम श्वसन की क्रिया में मदद करता है। ज़्यादातर श्वसन की क्रिया में मदद करने का काम कौन करता है? डायफ्राम। यही डायफ्राम मांसल संरचना होती है, मांस की संरचना होती है। यदि यही किसी को एक्सीडेंट में टूट जाता है तो व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि श्वास ले नहीं पाता हुआ, सांस खींचेगा, टूटल है तो इसी को इसी रह जाएगा, सीधा फिर होगा नहीं। तो डायफ्राम श्वसन की क्रिया में मदद करता है। अब हम दूसरा चैप्टर समाप्त कर लिए, अब हम बायोलॉजी के तीसरा चैप्टर में इन करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे कैसे क्रिया होते हैं, कौन कौन से होता है, तो यह 10वां का सिलेबस से बाहर है। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको अगले टॉपिक में कभी लेकर जरूर आएंगे। यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।